चलिए, बेसिकली आपके यूनिट 4th में, जैसे अब तक आपके कंपाइलर में जो 6 फेजेज होते हैं, लेक्सिकल लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड कोड जनरेशन। तो हम एक एक फेज के बारे में अब तक पढ़ लिए थे, जिसमें आपका लेक्सिकल फेज भी पढ़ लिए, सिंटैक्स एनालिसिस फेज भी पढ़ लिए, सिमेंटिक एनालिसिस भी पढ़ लिए और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी पढ़ लिए। नेक्स्ट आपका 5th यूनिट में जो है आप और फिर सिंबल टेबल और एरर हैंडलर के बारे में भी पढ़ लिया था। तो जो आपका यूनिट 5th में, इसमें कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन से रिलेटेड चीजें पढ़नी। तो पहला चीज आप इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिमाइजेशन को। तो इसमें पहला टॉपिक है कोड ऑप्टिमाइजेशन। कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन वर्ड से सब लोग परिचित हो। ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब होता है? किसी भी कोड के साइज को अगर हम रिड्यूस करें तो उसको हम कोड ऑप्टिमाइजेशन कहेंगे। अच्छा, साइज रिड्यूस क्यों करते हैं? ताकि प्रोग्राम की साइज छोटी हो जाए, समय कम लगे, इस वजह से हम इसको रिड्यूस करते हैं। ये बेसिकली जो कोड ऑप्टिमाइजेशन फेज होता है, फेजेज ऑफ कंपाइलर में, ये ऑप्शनल फेज भी इसको कहते हैं। ऑप्शनल होता है, आप चाहो तो ऑप्टिमाइजेशन करो या ना करो। अगर आप ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो आपके लिए इफिशिएंट कोड मिलेगा, टाइम कम लगता है, अदरवाइज टाइम ज्यादा लगेगा। वही चीज लिखी गई है, द कोड ऑप्टिमाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन इफिशिएंट कोड, द इंप्रूवमेंट ओवर इंटरमीडिएट कोड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। एक बात जान लीजिए कि कोड ऑप्टिमाइजेशन जब हम लगाएंगे कभी भी, तो जो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है प्रीवियस पेज से, उसी पे हम ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं। ऑप्टिमाइजेशन लगाएंगे तो हो सकता है कोड की साइज कुछ छोटी हो जाए, जो भी चीजें हैं वो आगे हम देखेंगे। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है, तमाम चीजें हैं वो हम पढ़ेंगे। कुछ दो एक बातें हैं जो हमको ऑप्टिमाइजेशन में जानना है। अगर हम किसी भी कोड की ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, कोड के साइज को रिड्यूस कर रहे हैं, तो ऑप्टिमाइजेशन के पहले जो कोड होगा और ऑप्टिमाइजेशन या रिडक्शन के बाद जो कोड होगा, दोनों इक्विवेलेंट होंगे। जो जो चीजें पहले बिना विदाउट ऑप्टिमाइजेशन जो कोड होगा, उससे जो जो काम होगा, वो ऑप्टिमाइजेशन के बाद भी उस कोड से काम, मतलब बिफोर ऑप्टिमाइजेशन और आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन जो कोड होता है वो इक्विवेलेंट। नंबर 1। नंबर 2, ऑप्टिमाइज होने के बाद कोड की साइज कम हो जाएगी, तो उसको रन करने में भी, रन कराने में भी समय कम लगेगा। लेकिन साथ ही साथ एक चीज और होना चाहिए कि ऑप्टिमाइजेशन के बाद अगर हमको स्पीड भी, मतलब एग्जीक्यूशन टाइम भी कम लग रहा है, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि जो भी कोड मिलेंगे ऑप्टिमाइजेशन के बाद वो भी मीनिंगफुल हो। ये नहीं कि कोई कोड है, ऑप्टिमाइज कर दिए, कोड की साइज भी छोटी हो गई, साइज छोटी हो गई तो एग्जीक्यूशन टाइम भी कम लगा, बट मीनिंगफुल कोड नहीं जनरेट हो। तो ये तीनों बातें होनी चाहिए ऑप्टिमाइजेशन में। नंबर 1, ऑप्टिमाइजेशन के पहले का जो कोड होता है और ऑप्टिमाइजेशन के बाद का जो फेज होता है, कोड जो होता है, दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, एग्जीक्यूशन, कोड की साइज चूंकि छोटी हो जाएगी इसलिए एग्जीक्यूशन टाइम जो है कम तो लगेगा, बट इस बात का जरूर ध्यान देंगे कि जो भी हमको कोड मिले वो मीनिंगफुल मिले। ठीक है, ये होता है कोड ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन जो है दो तरीके का होता है। ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली आपका जो है दो तरीके का होता है। एक होता है आपका मशीन डिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट, और सेकंड वन होता है मशीन डिपेंडेंट। नाम से ही ये दो टाइप के ऑप्टिमाइजेशन होते हैं, दो तरीके से। मशीन इंडिपेंडेंट होता है ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है मशीन डिपेंडेंट। बेसिकली आपको मोस्टली मशीन इंडिपेंडेंट वाला ही पढ़ना है। तो
नाम से ही आपको पता चल रहा है क्या मशीन इंडिपेंडेंट में क्या होगा और मशीन डिपेंडेंट में क्या होगा। मशीन इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि कोई भी कोड अगर ऑप्टिमाइज हो और वो ऑप्टिमाइजेशन के दौरान मशीन के किसी भी रिसोर्सेज को यूज ना करे, बिना उसके प्रॉपर्टी को कंसीडर किए हुए ऑप्टिमाइज कर दे, उसको मशीन इंडिपेंडेंट ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। और मशीन के रिसोर्सेज को यूज करके उसके प्रॉपर्टीज को कंसीडर करते हुए अगर कोई भी कोड का ऑप्टिमाइजेशन होता है तो वो होता है मशीन डिपेंडेंट। ठीक है, ये आपकी ऑप्टिमाइजेशन की बातें। कुछ बेसिक चीजें हैं, उसको पहले हम जानेंगे, फिर हम ऑप्टिमाइजेशन की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। लूप ऑप्टिमाइजेशन, सो मेनी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, बहुत सारी हैं, उसको हम वन बाय वन देखेंगे जब आएगा। तो ये आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन हो गया। देखिए, पहले ये देखेंगे टर्म्स यूज्ड इन कोड ऑप्टिमाइजेशन। बेसिकली दो चीजें यूज होती हैं ऑप्टिमाइजेशन में, एक होता है बेसिक ब्लॉक, एक होता है फ्लो ग्राफ। ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में हम अभी बताएंगे और एग्जाम्पल भी बताएंगे। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो टर्म्स बेसिकली होते हैं, बेसिक ब्लॉक, एक फ्लो ग्राफ। बेसिक ब्लॉक क्या होता है, कोई भी जो इंटरमीडिएट कोड, आपको मैंने बताया ऑप्टिमाइजेशन अगर अभी करेंगे तो हम इंटरमीडिएट कोड होगा उस पर हम ऑप्टिमाइजेशन अगर कर रहे हैं तो वहीं पे बेसिक ब्लॉक का कंसेप्ट और फ्लो ग्राफ का आता है। बेसिक ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जो हम इंटरमीडिएट कोड प्रीवियस फेज में जो जनरेट करते थे उसी को हम जैसे लिखते थे ना, इंटरमीडिएट कोड अगर किसी प्रोग्राम का जनरेट करते तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक सपोज कर रहे हैं, तो उसी जो 3 एड्रेस कोड है उसी को ब्लॉक में ब्रेक करते हैं, कई ब्लॉक्स में। वो कैसे ब्रेक होता है, क्या होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ब्लॉक्स में ब्रेक कर दें तो उसी ब्लॉक्स को बोलते हैं बेसिक ब्लॉक। और फ्लो ग्राफ क्या होता है, ये फ्लो ग्राफ बेसिकली जो बेसिक ब्लॉक्स जो आप ब्रेक कर रहे हो उसी के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बताता है फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ उसी कहते हैं, मतलब जो ब्लॉक्स अलग अलग हम जो ब्रेक कर रहे हैं उसी में एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में कैसे फ्लो करेगा उसी को हम फ्लो ग्राफ। ठीक है, तो इस पे कुछ चीजें हैं वो मैं बताता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक एल्गोरिथम है उसको बताते हैं तब फिर चीजों को। अब ये जो 3 एड्रेस कोड या इंटरमीडिएट कोड जो हम जनरेट करते हैं उसको हम ब्लॉक्स के फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, उसको ब्लॉक के पार्ट फॉर्म में अलग अलग ब्रेक करने की एक एल्गोरिथम होती है, उसको हम बताते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन ग्राफ देखते हैं। अभी एग्जांपल से सब समझा दूंगा, बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। पार्टीशन इनटू बेसिक, कैसे अगर मतलब इंटरमीडिएट कोड लिखा है तो उसको कैसे ब्लॉक्स के फॉर्म ब्रेक करेंगे, उसका कुछ स्टेप्स होता है। नंबर 1 3 स्टेप होता है, हम चाहते तो वैसे भी बता देंगे लेकिन फिर भी हम एल्गोरिथम बता दे रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, we first determine the set of leaders। अभी लीडर्स क्या होते हैं अभी बताऊंगा। लीडर्स
फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक ब्लॉक, स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक ब्लॉक। क्या होते हैं ये? We first determine the set of leaders. ये लीडर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ लीडर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये क्या होते हैं? द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक ब्लॉक। कोई भी बेसिक ब्लॉक है उसका जो पहला स्टेटमेंट होता है उसको हम लीडर कहते हैं। क्या उसकी जरूरत होती है वो अभी हम बताएं। द रूल we use the rule following। इसके बाद क्या करेंगे? First statement is leader. Any statement that is the target of a conditional or unconditional go to leader। थर्ड क्या है? एनी स्टेटमेंट। ये चीजें मैं समझाऊंगा एक एग्जांपल की हेल्प से, परेशान ना होइए। क्या हो गया? immediately follows go to conditional go to leader। फिर आप सेकंड फॉर ईच लीडर। क्या पानी बा है हेलो तो म्यूट करके रखा करें भाई। चलिए, फॉर ईच लीडर इट्स basic block consists of the leader and all elements up to but not including next leader of the program। ठीक, ये बेसिकली आपके बेसिक ब्लॉक के पार्टीशन के लिए एक एल्गोरिथम दिया गया है।
पहला पॉइंट क्या कहता है, वी फर्स्ट डिटरमाइन द सेट ऑफ लीडर्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द बेसिक ब्लॉक। लीडर क्या होता है, जैसे जब भी हम ब्लॉक्स में किसी भी कोड को, मतलब इंटरमीडिएट कोड को अगर हम डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स में अगर हम ब्रेक करते हैं, तो जो हर ब्लॉक का पहला स्टेटमेंट होगा उसको हम लीडर कहते हैं। तो उस लीडर को फाइंड आउट करना ही बेसिक ब्लॉक का ब्रेक बता देगा। भाई जितने लीडर होंगे उतने ब्लॉक होंगे, क्योंकि हर ब्लॉक का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है, लीडर। तो उसी के लिए रूल दिया गया है, द रूल वी यूज आर द फॉलोइंग। पहला क्या है, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीडर, वो मैंने बता दिया। सेकंड क्या कह रहा है, ये एनी स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज लीडर। कोई स्टेटमेंट लिखा है और उसमें लिखा गया है गो टू, गो टू, गो टू मान लो 5 किया गया, तो जो 5th स्टेटमेंट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा। देखिए लिखा गया है एनी स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, टारगेट लिखा हुआ है, टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज लीडर। गो टू का जो टारगेट होगा वो आपका लीडर होगा। तो लिखा जाता है ना गो टू 3, तो 3 लिखा गया, तो 3 स्टेप पे जाएंगे, थर्ड स्टेटमेंट पे, थर्ड स्टेप पे, तो जो थर्ड होगा वो आपका क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा। अब वो गो टू चाहे किसी कंडीशन देने के बाद हो, चाहे बिना कंडीशन। उसके बाद क्या है, एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज अ गो टू और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट इज लीडर। हर कोई भी स्टेटमेंट हो जिसमें गो टू लिखा हो, जैसे लिखा गया इफ आई जी लेस देन 5 गो टू दिस, तो जहां पे इस तरह का स्टेटमेंट आएगा तो गो टू के नेक्स्ट वाला जो स्टेटमेंट होगा वो भी आपका क्या होगा, लीडर। तो लीडर फाइंड आउट करने के दो तरीके हुए। एक तो अगर कोई लिखा गया है किसी स्टेटमेंट में कोई कंडीशन या बिना कंडीशन के लिखा गया गो टू स्टेप नंबर 5, तो जो 5 पे जाएंगे वो लीडर हो गया। और जिस स्टेटमेंट पे, जिस लाइन पे लिखा गया होगा ये गो टू वाला कंडीशन, उसके जस्ट नेक्स्ट वाला भी क्या हो जाएगा, लीडर हो जाएगा। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी। अभी हम एग्जांपल से समझा देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? अर्पित जी अटेंडेंस ले लीजिएगा, 65 है, क्योंकि छूट जाता है बहुत से लोगों का, इसलिए। ठीक है, तो ये जो मैंने दो बातें बताई, समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? लीडर होगा, बोलिए, बोलिए भाई, आवाज। हाँ, तो अभी इसको मैं एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा। फिर लिखा हुआ फॉर ईच लीडर इट्स बेसिक ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ अ लीडर एंड ऑल स्टेटमेंट्स अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग द नेक्स्ट लीडर और द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, ये अभी मैं पूरा इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझाता हूँ। सपोज एक आपका एग्जांपल दिया गया है, आपके बुक का ही एग्जांपल है। शायद इसमें भी लिखा हुआ है क्या, कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर, convert the following grammar into 3 address code and identify the basic. Convert the following grammar program into program into 3 address code and identify the basic block and identify the basic blocks. कोड्स क्या है, कोड इसमें क्या लिखा हुआ है, यहीं से लिखा हुआ है।
again production is equal to PROD, production is equal to 0, I is equal to 1, do begin PROD, production is equal to production plus AI plus VI. I is equal to I plus 1, ठीक, and फिर while I is less than or equal to 20. चलिए, ये कोई क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, देखिए ये आपका कोड दिया गया है, कहा गया है क्वेश्चन में आपका convert the following program into free address code and identify the basic blocks. ये कोड आपके दिए गए हैं, पहले इसका थ्री एड्रेस कोड मतलब वही इंटरमीडिएट कोड आपको लिखना है और उसके बाद आपको बेसिक ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्लो ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कोई बोल नहीं रहा, क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। यस सर। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इसका, सबसे पहले हम इसका 3 एड्रेस कोड लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे आपको पता ही है, मैं बता भी चुका हूँ, नहीं पता है तो फिर मैं भी बता देता हूँ। अगर 3 एड्रेस कोड लिखते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ये देखिए प्रोग्राम है, स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से बिगिन हो रहा है, प्रोडक्शन इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 1, फिर डू बिगिन। बिगिन का मतलब क्या होता है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ब्रेस ओपन हो रहा है और ये देखिए डू के अंदर यहाँ से बिगिन हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब डू के अंदर का ये चीज है और ये बिगिन यहाँ पे एंड हो रहा है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वहां पे ब्रेस भी हम यूज कर सकते हैं, बेसिकली ये डू वाइल की लूप है, वही चीज है। तो अगर हम 3 एड्रेस कोड लिखते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन इज इक्वल टू 0, स्टेप नंबर 2 क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके देखिए 3 एड्रेस के फॉर्मेट में है, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप क्या करेंगे, ये तो फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब यहाँ पे देखिए आपको कैलकुलेट करना होगा 3 एड्रेस कोड, कैसे करेंगे पहले बताइए, वही बता दे। ये क्या है, ए आई है, ये बी आई है, ये क्या है, बेसिकली किसके फॉर्म में है, ये एरे के। तो एरे के फॉर्म में ये 1 डायमेंशनल एरे है या 2 डायमेंशनल एरे? 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल एरे। तो जो 1 डायमेंशनल एरे है तो आप क्या करोगे, पहले मैं बताया हूं ना, कोई भी एरे के फॉर्म में कुछ भी दिखा हुआ है प्रोग्राम तो उसका 3 एड्रेस कोड कैसे लिखते हैं, उसका 3 एड्रेस कोड उस पर डिपेंड करता है कि किस टाइप का डेटा टाइप वहां पे है। तो सपोज यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप है या फिर आप सपोज मान लो कि 4 बाइट का डेटा ले रहा है, ठीक है, w इज इक्वल टू 4 बाइट है, तो क्या हो जाएगा बताइए, t1 इज इक्वल टू, मैं बता चुका हूँ 4i। यस, t1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा, prod is equal to prod plus नो नो a नो of नो 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 नो, अभी तो हम ए आई का निकालेंगे फिर बी आई का निकालेंगे, दोनों अलग अलग है ना,
फिर T2 इज इक्वल टू A ऑफ T1 हो जाएगा। अरे मैं बता चुका हूँ, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आप पीछे देखिएगा, मैंने बताया। पहले इसको देखते हैं, पहले हम इसको देखेंगे, इसमें फिर I को देखेंगे, फिर BI कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें फिर I को देखेंगे। तो पहले क्या किया हम, T1 इज इक्वल टू 4 इंटू आई। 4 क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 4 बाइट W इज इक्वल टू है। हमने वन डायमेंशनल अरे के लिए जो बताया वही चीज है। तो फिर क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू A ऑफ T1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू 4 इंटू आई अगेन, और फिर T4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B ऑफ T3। बोलिए, इतना समझ में आया? यस सर। फिर क्या करेंगे, यस सर। फिर क्या प्रोड करेंगे, इज फिर अब इन दोनों, लिखेंगे प्रोड। नहीं अभी इन अच्छा दोनों को चाहो तो ऐड कर दो। अभी आपको 3 एड्रेस ही तो यूज, मैक्सिमम आपका 3 ही एड्रेस ना यूज होना चाहिए, ये भी तो ध्यान देना है। तो क्या करोगे, T5, अरे कहाँ पहुंच गए हम, यहाँ पे 7, T5 इक्वल टू T2 प्लस T4, T2 प्लस T4। ये क्यों किया, ये हुआ T2 में स्टोर हो रहा है ये, और ये जो है B ऑफ I जो है आपका T4 में स्टोर हो रहा है। तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो क्या हो गया, T5 इज इक्वल टू T2 प्लस T4। अब क्या करेंगे, अब लेंगे T6, और T6 इज इक्वल टू क्या करेंगे, T6 इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस T5 है, क्या हुआ था, हाँ T5। ठीक है, और फिर क्या करेंगे इसके बाद, फिर प्रोडक्शन में T6 को कर देंगे, प्रोडक्शन इज इक्वल टू T6। इतना समझ में आया? पूरा देखिए, इस प्रोडक्शन प्रोड इज इक्वल टू प्रोड प्लस AI प्लस BI के लिए हमने कोड यहाँ से लेके और यहाँ तक का लिखा 3 एड्रेस। इसके बाद क्या है, इसके लिए पूरा हो गया इस स्टेटमेंट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, I इज इक्वल टू I प्लस 1। तो 10th स्टेप क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I प्लस 1। ये ऑलरेडी आपका क्या है, 3 एड्रेस के फॉर्म में है। तो यहाँ पे T1 T2 चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मैं पहले ही बता चुका। ठीक है, इसके बाद क्या है बताइए। इसके बाद चेक होगी। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंडीशन चेक करिए, 5 इज लेस देन इक्वल टू 20। देखिए आप स्टेप कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे जैसे देखिए, यहाँ पे था ना T6 इज इक्वल टू प्रोडक्शन प्लस T5 किए थे, हम चाहें तो प्रोड इज इक्वल टू प्रोड प्लस T5 भी कर सकते हैं। आप समझे बातों को मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। जैसे ये है, इसको हमने T5 में स्टोर करा लिया, उसके बाद प्रोड इज इक्वल टू प्रोड प्लस T5 भी कर सकते हैं, तब भी 3 ही एड्रेस मैक्सिमम यूज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर I इज इक्वल टू I प्लस 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपका क्या स्टेप है देखिए, हाँ जी ये देखिए, इसके बाद ये आप करेंगे, ये I इज इक्वल टू I प्लस 1 हो गया। वाइल ये देखेंगे I इज लेस देन और इक्वल टू 20, तो क्या करेंगे, if I is less than or equal to 20, देन क्या होगा बताइए, गो टू कहाँ जाएंगे, गो टू हम यहाँ पे जाएंगे प्रोडक्शन वाले स्टेप पे, तो गो टू व्हाट, गो टू 3। यहाँ से फिर स्टार्ट हो रहा है ना, तो गो टू 3। और इसके बाद आप चाहो तो स्टॉप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 एड्रेस कोड आपने लिखना, समझ में आया? बोलिए, अगर समझ में आया तो इसी 3 एड्रेस से ही हेल्प से हम क्या करेंगे, हम
हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से हम सर ये वाइल की जगह इफ क्यों यूज किए हैं? हाँ बोलिए। वाइल सर वाइल की जगह इफ क्यों यूज किए हैं? मतलब इफ पे तो लिख सकते थे अच्छा, ना वहाँ वाइल पे की जगह इफ क्यों किए if। हैं, वाइल की जगह इफ क्यों किए हैं, यही ना ये वाला स्टेटमेंट। यस सर। आप पीछे की क्लास से अटेंड की थी क्या? इसके पीछे की हाँ, सर अगर आप क्लास अटेंड मतलब ऐसे डिस्कनेक्ट हो जा रहा था बार बार। हाँ तो ऐसे प्रॉब्लम मैंने कई बार बताए हैं। देखिए मैं बता देता हूँ फिर भी, जो वाइल की बात है और इसकी बात में कोई अंतर है क्या? वाइल आई इज लेस देन आर इक्वल टू 20 का मतलब क्या है, ये लूप तब तक चलेगा, डू वाइल लूप है बेसिकली, ये कंडीशन तब तक एग्जीक्यूट, ये दोनों स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होंगे जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर मान लो हम इसको एग्जीक्यूट कराते आए और आई इज लेस देन आर इक्वल टू 20 जो है ट्रू हो रही है, इफ दिस इज ट्रू, अरे वाइल भी एक तरह से इफ से हम इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर सकते, स्टेटमेंट ज्यादा लगेंगे और क्या। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर हाँ सर प्रोडक्शन पे मतलब चले जाएंगे। तो वही चीज है, ये सारी बातें मैं बहुत डिटेल में बता सर चुका हूँ। इसके लिए पूरी एक मैंने बैक सर पैचिंग की मतलब हेल्प से, वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं ना कि आवाज ही नहीं आपकी आ रही है, क्या सर बोल रहे हैं? सी एड्रेस में केवल मतलब इसकी आपकी आवाज कट रही है बार बार, क्लियर नहीं आ रही है। मैंने इसके लिए एक सिमेंटिक रूल भी लिख के बताया था, इसके लिए ऑलरेडी डिफाइंड है सिमेंटिक रूल, कैसे कैसे करते हैं उसमें लिखा भी हुआ है। कब कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर आ जाता है तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो जिस स्टेप पे रहते हैं +3 स्टेप पे चले जाते हैं, और फिर उसके बाद t इक्वल टू 0 कर देते हैं, फिर अगर t प्लस जो करंट स्टेट करते हैं +2 करते हैं, फिर t इक्वल टू 1 करते हैं। मैंने बता रखा है, आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, और मैंने एक जनरल भी बता दिया है कि आप अपने बुद्धि विवेक समझ के भी आप 3 एड्रेस कोड ऐसे कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं। अगर किसी का दिमाग न चल रहा हो तो सिमेंटिक रूल को याद कर लें और उसके बेस पे आप चलते चले, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कि मैंने दोनों तरीके से चीजें बता दी। ठीक है, चलिए। हाँ सर समझ में आ गया। हाँ, अब इसके लिए अगर हमको सबसे, ये मेरा 3 एड्रेस कोड तो हो गया। अब इसके लिए हमको क्या है, बेसिक ब्लॉक्स फाइंड आउट करना है। ये देखिए वही चीज कहा गया ना, आइडेंटिफाई द बेसिक ब्लॉक। तो बेसिक ब्लॉक कैसे पता करेंगे, हमने अभी एल्गोरिथम बताया है कि हर ब्लॉक का पहला स्टेटमेंट लीडर होता है, तो सबसे पहले हम लीडर फाइंड आउट करेंगे। तो भाई जो भी कोई भी 3 एड्रेस कोड लिखा हुआ है, तो जो हमारा पहला स्टेटमेंट होगा ये तो बाय डिफॉल्ट आपका लीडर होगा ही होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि भाई कहीं भी अगर मिनिमम एक ब्लॉक तो होगा ही होगा, अगर आप ब्लॉक बनाते हो तो मिनिमम एक ब्लॉक तो होगा ही होगा भाई, मिनिमम एक ब्लॉक तो होगा ना। सपोज मान लो सारा कोड एक ही में लिख देते हो तो एक ब्लॉक तो होगा ही होगा, और एक ब्लॉक होगा तो उसका पहला स्टेटमेंट तो आपका लीडर वैसे ही होगा। चलिए, पहला स्टेटमेंट तो बाय डिफॉल्ट आपका होता ही होता है, उसमें लिखा भी हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द ब्लॉक, या आपका लो फर्स्ट स्टेटमेंट सिंपली लीडर ही होता है। अब दूसरा लीडर कहां से फाइंड आउट करेंगे, गो टू से ही पता चलेगा। तो चलो फाइंड आउट करते आते हैं कहाँ कहाँ गो टू, कहीं गो टू है, यहाँ गो टू, देखिए यहाँ गो टू है, गो टू 3। तो हमारा जो दूसरा स्टेप था एल्गोरिथम में, आप देखें ये क्या रहा, एनी स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ एन कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज लीडर। जो टारगेट होगा गो टू का वो क्या होगा, आपका लीडर होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वो कंडीशनल हो चाहे अनकंडीशनल हो। सपोज यहाँ पे तो यहाँ तो कंडीशनल है, आई इज लेस देन आर इक्वल टू 20। अगर ये कंडीशनल ना होके अनकंडीशनल होता, सिंपल गो टू 3 लिखा होता तो वन कंडीशनल हो जाता, बट यहाँ पे आई इज लेस देन आर इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या लिखा है, गो टू 3। गो टू 3 गए तो कहाँ गए, ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए, ये आपका लीडर हो गया। दूसरा स्टेप मैंने बता दिया, पहला स्टेटमेंट क्या था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज लीडर, पहला स्टेटमेंट लीडर हो गया। दूसरा क्या है, टारगेट ऑफ कंडीशनल, और ये देखिए दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा टारगेट ऑफ कंडीशनल और अनकंडीशनल गो टू इज लीडर। ये कंडीशनल गो टू है, इसका टारगेट गो टू 3 है, तो थर्ड वाला क्या हो गया आपका, लीडर हो गया। नेक्स्ट क्या है, एनी स्टेटमेंट दैट, थर्ड देखिए कंडीशन क्या कह रहा है, एनी स्टेटमेंट दैट इमीडिएटली फॉलोज अ गो टू और कंडीशनल गो टू स्टेटमेंट इज लीडर। ये यहाँ पे नहीं है,
गो टू के बाद वाला जो स्टेटमेंट होता है वो भी लीडर होता है। अगर इसके बाद मान लो यहाँ 12th स्टेप होता तो वो अलग लीडर हो जाता, लेकिन गो टू के बाद वाला जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो भी लीडर होता है, बट यहाँ पे उसके नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं।